इंटर 12th का एग्ज़ाम 2026 के मद्देनज़र रखते हुए 2 फरवरी 2026 को बायोलॉजी का पेपर पढ़ने वाला। उसमें हमने है जो कि 70 क्वेश्चन MCQ का लेकर आया है। उसमें सभी 4 ऑप्शन के होंगे, जो भी आंसर हो सटीक दिया जाएगा। चलिए आगे इस पर आगे बात करते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन का MCQ हम लेकर आए हैं। 70 क्वेश्चन का जो कि यहाँ बिल्कुल एकदम एग्जाम के जैसा ही पैटर्न बनाया है। 2026 का ही मेथड है। परीक्षा पुस्तिका कोड सेट सब एकदम एग्जाम के जैसा ही बनाया गया। 119 कोड एकदम सब हूबहू एग्जाम के जैसा बिल्कुल बनाया गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को एग्ज़ाम के व्यू से ये बनाया जा रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो देख कर जाएगा एग्ज़ाम में बहुत हार्मफुल होगी, बहुत आप लोग की लाभदायक मिलेगी। चलिए अब इसके लिए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी पंचायनन महेश्वरी हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर बी पंचायनन महेश्वरी हो जाएगा। एक प्रोफेसर थे, इसी ने यह बनाया था, वर्गीकी के लोकप्रिय बनाया था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। जो कि गेहूं का लाया गया था, हरित क्रांति हुआ था जो कि 1966 से 67 ईस्वी में हरित क्रांति है। उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद चावल का प्रभाव था। गेहूं उसी हरित क्रांति के समय ही गेहूं के साथ एक खरपतवार आया था, जिसको हम लोग नष्ट करते हैं, बुनाई करके निगरानी करके नष्ट करते हैं। उसी के साथ पार्थेनियम आ गया था, जो कि एक खरपतवार है, किसी प्रकार का ये लाभ देने वाला नहीं है। इसको दूसरे रूप में गाजर घास भी कहते हैं या कांग्रेस घास भी कहते हैं। इसके पार्थेनियम इसका आंसर होगा, आंसर ए इसका आंसर होगा। दो का आंसर ए होगा और एक का आंसर दो होगा। एक का आंसर दो होगा, दो का आंसर एक होगा। एक का आंसर दो का आंसर एक होगा। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस पौधे के परिपक्व बीज में भ्रूण पोष विद्यमान रहता है। भ्रूण का मतलब जिसका बीजांड हम लोग डायरेक्ट खा सकते हैं। ऐसे एक नारियल हो गया, नारियल का पौधा डायरेक्ट उसका अंदर देखते हैं, जब वह मतलब अंकुरन के समय आता है तो उसमें डायरेक्ट उसका एक थोड़ा सा भाग निकल आता है। उसको हम लोग बीजांड कहते हैं। उसको बीजांड को ही हम लोग खा सकते हैं। परिपक्व होता है तो नारियल इसका आंसर होगा। अगर इसमें नारियल ऑप्शन है तो नारियल मांगा, नहीं तो मक्का भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, जौ भी हो सकता है, जो कि यह एक बीज पत्री का पौधा है। ये एक बीज पत्री का है। इसमें ये सब ऑप्शन हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये सब है तो सब मार सकते हैं, नहीं तो नारियल है तो नारियल मार सकते हैं, मक्का भी मार सकते हैं, सब कुछ मार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधा में बीजांड की संख्या एक से ज़्यादा होती है। बीजांड की संख्या मतलब कि उसमें बीज के अंकुरन करने की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ में बीज हो सकता है ये जान सकते हैं आप लोग। गर्मियों के दिनों में तरबूज जब कटती है तो उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं जो कि काले काले रहते हैं। उससे बीजांड की संख्या सर्वाधिक होती है। अगर ये तरबूज ऑप्शन है तो हमने तरबूज मार दिया। अगर तरबूज ऑप्शन ना रहता तो इसके लिए हम लोग पपीता भी मार सकते थे, आर्कियड भी मार सकते थे। आर्कियड एक ऐसा प्रकार का पौधा है जो कि यह सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में इसकी खेती होती है। और ये है जो कि यह बीजांड की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तरबूज हो गया, आर्कियड हो गया, पपीता हो गया, जिसमें बीजों की संख्या अधिक हो, उसमें जो कि उसका बीजांड की संख्या अधिक होती है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु बीजाणु मृत कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। गुरु बीजाणु कहा जाता है। गुरु बीजाणु उसे कहा जाता है जो कि बीज वो अपने आप पुनः अंकुरित होती है, किसी दूसरे की सहायता न ले पाए, तो उसे गुरु बीजाणु मृत कोशिका कहा जाता है। गुरु बीजाणु मृत कोशिका में है जो कि अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। उसमें क्या होती है तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें किसी की जरूरत नहीं लेनी पड़ रही, इसलिए इसके अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होती है तो 5 का आंसर 1 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। निषेचन नहीं होगा, न कि नर युग्मक से न मादा युग्मक अंडाणु, दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है, फिर भी निषेचन कर रहा है। बिना मतलब कि निषेचन के भी वह प्रक्रिया कर रही है। ये उसको कहते हैं आसंग जनन या निषेक बीजता। आसंग जनन कहते हैं, आसंग जनन कहते हैं, उसको कहते हैं अनिषेक बीजता। इसका आंसर यानी 6 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 का आंसर डी हो जाएगा, आसंग जनन कहते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि
7वां क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। प्रसव जैसे महिलाओं की जब बच्चा होती है तो प्रसव के समय एक हार्मोन होती है जो कि उनको पेनफुल करती है और वह उसका भूमिका निभाती है ताकि उसी से बच्चा मतलब उत्पन्न बच्चा बाहर निकलने में बच्चा पैदा होने में मदद होती है। उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहते हैं, क्या कहते हैं तो ऑक्सीटोसिन। 7 का आंसर बी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसी को अगर कहा जाएगा कि गर्भाशय ग्रीवा को नर्म करता है, अगर ये दे दिया जाए कि कौन प्रसव पीड़ा से गर्भाशय ग्रीवा को कौन नर्म करता है तो इसका हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिस हो जाएगा। बाकी आंसर इसका ये होगा। 8वां क्वेश्चन की चलते हैं। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आतर्ब चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। मतलब कि महिलाओं में हर एक महिलाओं में 28 दिन पर उन्हें मासिक चक्र चलता है, उसको 28 दिन पर मासिक चक्र, लेकिन 50 वर्ष की अवस्था में है जो कि वह बंद हो जाती है तो उसको रजोनी वृत्ति कहते हैं। रजोनी वृत्ति कहते हैं। रजोनी वृत्ति। अगर रजोनी वृत्ति ऑप्शन में ना रहे तो मेनोपॉज मारना है। क्या मारना है तो मेनोपॉज मारना है। रजोनी वृत्ति अगर ऑप्शन में ना रहे तो मेनोपॉज मारना है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का महत्व क्या है। वृषण जो ये पुरुषों में पाया जाता है इसी को है जो कि मेल गेमेट कहते हैं हम लोग। महिलाओं में है जो कि भेजाइना में उन लोग के पाया जाता है, उसको जो इसका स्पर्म कहते हैं। और पुरुषों में है जो कि मेल गेमेट पाया जाता है। मेल गेमेट में उसको है जो कि पुरुष में वृषण होता है जो कि शरीर के बाहर होता है, क्योंकि शरीर का तापमान है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस पर अगर रहेगा तो बीजाणु का जो कि मेल गेमेट है जो कि वह नष्ट हो जाएगा। उसको नष्टि को बचाने के लिए है जो कि उसको है जो शरीर से बाहर दिया गया है तो वृषण की उसको वृषण की सुरक्षा करेगा। क्या करेगा तो वृषण की वह सुरक्षा करेगा। चलते हैं अब 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। सेमिनल प्लाज्मा होती है एक प्लाज्मा झिल्ली, समझ रहे हैं, जो सभी जीव जंतु सब में होते हैं। वह है जो कि कार्बोहाइड्रेट के वह उत्तेजित करता है, कार्बोहाइड्रेट को उत्तेजित करता है और इसको सिमिलर प्लाज्मा फ्रैक्टोज पाया जाता है। फ्रैक्टोज है जो कि यह फल में भी पाया जाता है, शहद में फल में पाया जाता है। जैसे पूछ दिया जाए कि मीठे फलों में मिठास का क्या रूप होता है तो फ्रैक्टोज मानना है, क्योंकि सीधा सीधी अगर नहीं याद रहे तो सीधा सीधे समझना है कि फल फट गया मतलब फ्रैक्टोज। अगर शहद में पूछ दिया कि उसमें शर्करा का कौन सी मात्रा पाया जाता है, नहीं याद रहेगा तो सीधे रखना कि शहद फट गया, नहीं फ्रैक्टोज। शहद में भी फ्रैक्टोज पाए जाते हैं और मीठे फल में पके फल में भी फ्रैक्टोज ही पाए जाते हैं। दोस्तों अब 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि आतर्व चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। आतर्व चक्र मतलब कि महिला के गर्भाशय में एक चक्र चलती रहती है जो कि 28 दिन तक चलती है, उससे आतर्व चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं। आतर्व चक्र है जो कि 28 दिन के बाद वो फिर समाप्त हो जाती है। अतर्व चक्र के मतलब उसके चक्रीय परिवर्तन को गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं, या नो इंडोक्लाज्मिक ऑफ यूटेरस कहा जाता है उसको कहते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों के लिए बांध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे पुरुषों में है जो बांध्यकरण प्रक्रिया होता है जो कि वह पुरुषों के है जो कि मेल गेमेट से है जो कि वह एक नस है जो कि एक है जो कि भेन जुटे हुए रहते हैं, उसको है जो कि डॉक्टर ने उसको काट कर उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वह है जो कि उस नस के सहारे है जो कि पुरुषों का है जो कि बीज है जो कि महिलाओं के योनि में ना जा सके और वह जायगोट का निर्माण ना कर सके, जिससे बच्चा उत्पन्न होने में समस्या हो सके, इसी के लिए बंद कर दिया जाता है। इसी के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। बंद करें तो बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो बासाइक्टोमी कहते हैं बासाइक्टोमी कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक गोलियां गैर स्टेरॉयडली है, मतलब कि उसे संबंधित नहीं है लेकिन वह गर्भ निरोधक गोलियों का काम करता है। उसका नाम है सहेली। क्या है तो सहेली नाम है उसका। क्या नाम है तो सहेली। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सहेली। उसका नाम क्या हो जाएगा तो सहेली। सहेली भी कहा इसको सहेली कहते हैं, या अगर सहेली ना दिया जाए तो आर्मेलोक्टिसेफेन कहते हैं। आर्मेलोक्टिसफेन कहते हैं। आर्मेलोक्टिसफेन होते हैं। चलते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा, एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आ सकते हैं।
प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है। यानी प्राथमिक अंडक कोशिका विभाजन के मतलब कि जैसे ही जो कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ अपने संबंध बनाते हैं तो पुरुष से है जो कि मेल गेमेट जाता है, महिला से है जो कि बीजाणु आते हैं। दोनों के मिलने के बाद जो नई कोशिका के निर्माण होता है उसे जायगोट कहते हैं। उसे कहा जा रहा है प्राथमिक अंडक में होने वाले कोशिका विभाजन में क्या गलत है, यानी सही नहीं है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि सही नहीं है, तो उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होती है, उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होती है। जो भी होती है जो कि अर्धसूत्री विभाजन, उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होते। यही इसका गलत है, यही इसका गलत है दोस्तों, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होती है, यानी डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन कहते हैं किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया। यानी जैव विविधता मतलब जैव विविधता शब्द को किसने है जो कि बायोडाइवर्सिटी किसने है जो कि यह प्रचलित किया। जैव विविधता को एडवर्ड विल्सन ने है जो कि इसको है जो कि प्रचलित किया। किसने किया है तो एडवर्ड विल्सन, यानी बी हो जाएगा। 15 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 16वां कह रहा है कि जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है। जातीय विविधता मतलब एक जाति के वो एक जाति के वो एक जाति के सब में है जो कि सम्मिलित नहीं है। इसका भी आंसर गलत कह रहा है। यानी एग्जाम में यह ध्यान देकर करना है कि क्या क्वेश्चन सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 16 का आंसर होगा प्रोकैरियोटस हो जाएगा। प्रोकैरियोटस है जो कि यह जैव जैव विविधता में शामिल नहीं होता है, ये जो कि जीवाणु विषाणु ये सब में पाया जाता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर हो गया। 17 की चलते हैं दोस्तों, 17 क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि के उत्पादकता बढ़ती है, उसमें उत्पादक हो रहा है जो उसका बढ़ती है। 17वां को डेविड टीलमैन ने कहा था कि उसकी उत्पादकता बढ़ती है, डेविड टीलमैन ने कहा था। 18वां क्वेश्चन कर रहा है 1992 में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिकता में इसकी जानकारी नहीं थी, तो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पड़ता है। जो ब्राज़ील है जो कि यह साउथ मतलब कि दक्षिणी अमेरिका का एक भाग है, वहाँ उसमें है जो कि एक सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कथन अस्पष्टियों के बारे में गलत है। अस्पष्टियों के बारे में गलत है। 19वां का आंसर डी हो जाएगा। अस्पष्टियों के बीच में ऊर्जा संचरण होता है, ये बात गलत है कि ऊर्जा का संचरण नहीं होता अस्पष्टियों के बीच में। चलिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो तो लंबा हो सकता है, स्किप न करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा होता है। मतलब कि पौधा है ना जो कि परागण कर रहे हैं, देखिए पौधे में परागण होता है, स्वपरागण होता है, पर परागण होता है, दोनों परागण होते हैं। एक वायु परागण होता है, एक पक्षी परागण होता है, एक स्वयं परागण होता है। ये सब पौधे में इसमें परागण होते हैं। पौधे में परागण होते हैं, इसके काय का सहारा लेता है तो क्या ऑफिस का सहारा लेता है, तो ऑफिस का सहारा लेता है, ऑफिस का सहारा लेता है। चलते हैं 21वां क्वेश्चन के। बाघ आरक्षियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ गणना का आधार क्या है। मतलब जो बाघ की गिनती किया जाता है, बाघ की जनगणना किया जाता है प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। बाघ की जनगणना प्रत्येक 4 साल से अवरी है जो कि 2023 में जो कि 18वें बाघ जनगणना हुई है। उसमें कहा रहा है कि पग चिन्हों एवं मूल गुटिकाएं, पग उसका पैर के चिन्ह देखा या मूल गुटिकाएं, उसका गुटिकाएं कैसे कैसे चल रही है, उसी को है जो का अनुमान लगा के बाघों की संख्या की गणना की जाती है। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो फोटोग्राफर भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन रहे तो सबसे सटीक ऑप्शन पग चिन्ह और मल गुटिकाएं हो सकते हैं। मल उसके जो लीद होती है उससे नाप कर किया जाता है। 22वां क्वेश्चन करें, यदि समय टी के संदर्भ में एन समय टी पर समष्टि का आरेख सिग्मॉइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं। सिग्मॉइड वक्र पूछ रहा है, सिग्मॉइड वक्र कहता है तो इसको कह रहा है विहुर्स्ट फर्ल लैग्जिट वृद्धि होता है, विहुर्ल पर्ल लैग्जिट वृद्धि होता है। कुछ बायोलॉजी के शब्द होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, टर्म होते हैं, और इकोनॉमिक्स के शब्द भी ऐसा ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। मतलब वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं, उसके बाद है जो उनका प्रजनन रुक जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे बांस का देखे होंगे, बांस बम्बोज सबसे ज़्यादा असम में इसकी खेती होती है। बम्बोज है जो कि एक बार वो हो जाने के बाद उसको अगर काट देते हैं तो फिर वहाँ से उसका है जो कि निराकरण नहीं होता, फिर से उसकी है जो कि प्रजनन नहीं होती है, फिर दूसरे से प्रजनन होती है, वह सूख जाती है। सरकार है जो प्रशांत सागरीय सामन मछली, एगो प्रशांत सागरीय सामन मछली जो कि वह बच्चे अपने देने के बाद है जो कि वह नष्ट हो जाते हैं।
अब दोस्तों आप लोग कहे कि मछली बच्चा देता है, हाँ कुछ मछलियाँ हैं जो कि वह मेमेलिया होती हैं, स्तनधारी होती हैं, जैसे हवेल हो गया, सर्क हो गया, समान मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये मेमेलिया होती है, बच्चे देते हैं। और कुछ मछलियाँ हैं जो कि बच्चे नहीं देते हैं, कुछ मछलियाँ जो कि अंडा देते हैं। इसलिए मछलियाँ हैं जो कि सबसे अधिक संख्या पूरे विश्व में मछली का ही है। इसलिए मछलियों पर ये बातें हैं, वो प्रजनन करते हैं, एक ही बार करते हैं। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। अगर इसके जगह पर ए और बी के जगह पर एक ऑप्शन यहाँ सी के जगह पर केले का पौधा लगा दे दिया जाए तो इसमें उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि केला का पौधा भाई एक बार जनन करने के बाद दोस्तों दोबारा वह जनन नहीं करते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं आप लोग के 24वां क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन कहना है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ एवं दूसरे का ना लाभ होता और ना हानि क्या कहलाती है। इसके योग मतलब कि पारंपरिक क्रिया होती है जिसमें एक जाति को लाभ हो गया, दूसरा को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ रहा है कि उसका लाभ हो रहा है, दूसरा का खाली लाभ हो गया, दूसरा का लाभ, तो उसको सहभोजिता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो सहभोजिता। इसका आंसर डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में है जो कि एक पौधा था, उसको जो शलभ से उसको नियंत्रित गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में उसको नष्ट कर दिया गया था पूर्ण रूपेण से, लेकिन फिर से वह उगित हो गया। उसको हम लोग नागफनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नागफनी, कैक्टस। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, हम लोग कैक्टस बोलते हैं, नागफनी, उसको नागफनी बोलते हैं, कैक्टस। इसका आंसर ए हो जाएगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा। 26वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। मतलब एक पौधा है जो कि विषैला हृदय, मतलब हृदय के जैसा एक विषैला है जो ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। इसका है तो कैलोट्रोपिस कहते हैं इसको, कैलोट्रोपिस कहते हैं। 26 का आंसर भी हो जाएगा, कैलोट्रोपिस कहते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैव मात्रा में उत्पादन की दर को क्या कहते हैं। जैव मतलब कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, उसमें जैव मात्रा में उत्पादन की दर को क्या कहते हैं, तो उत्पादकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं, यानी 27 के सी कहते हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। मृत कार्बनिक सामग्री से मतलब मरा हुआ कार्बनिक पदार्थ, जैसे पहले है जो कि भूकंप आया था, बहुत पहले आया था, कुछ प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कुछ बहुत सी नष्ट हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए, उसी से है जो कि हम लोग के बहुत कई एक साल प्रीवियन काल, कैम्ब्रियन काल, ये सब काल के कारण दबने के कारण है जो कि कोयले का निर्माण हुआ, इसी से उसीलिए मृत कार्बनिक सामग्री कहा जा रहा है। मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाला खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। यह खाद्य श्रृंखला कहलाती है अपर्दन खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जो कि यह दोस्तों है जो कि ये जमने के बाद नष्ट होने के बाद ये बन गया, इसीलिए इसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है, जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पाद का पृथक्करण एवं संशोधन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। इसको अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। क्या कि ये कह रहा है कि जैव संश्लेषण अवस्था में, जैव विविधता संश्लेषण में पृथक्करण मतलब अलग अलग कर दिया जाता है। अनुप्रवाह अलग करेंगे तो अनुप्रवाह होगा, कुछ ज़्यादा फॉलो करेगा, बहेगा, कुछ कम बहेगा, अनुप्रवाह हो जाएगा। इस 29 का आंसर बी हो जाएगा। अब 30वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 का आंसर क्वेश्चन कह रहा है, पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरोज को किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। इसको है जो कि अलग करना है। पीसीआर, पीसीआर है जो कि ये पढ़ने का है, पीसीआर है जो प्रयुक्त होने के लिए डीएनए को अलग करना है। डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है, उसमें द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, और वह है जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है, तोड़ती है। डीएनए है जो कि यूरिया को भी तोड़ देती है, प्रोटीन को भी तोड़ देती है, ये मानव शरीर में बहुत देर एनर्जी देती है, इसी के लिए तोड़ रहा है। डीएनए पॉलीमेराज में तोड़ती है। पॉलीमेराज में इसको तोड़ते थर्मन एक्वेटिकस कहा जाता है, इसको थर्मस एक्वेटिकस कहा जाता है, इसको सी कहा। 30 के सी। 31 से कहता है, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। डीएनए एक ऋणात्मक आवेश होता है, डीएनए पर एक ऋणात्मक आवेश होता है दोस्तों, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, क्योंकि डीएनए है जो कि एनोड की ओर प्रवाहित होती है, ना कि यह कैथोड की ओर। यह जो कि यह फास्फेट, इसमें फास्फेट का कुछ गुण होता है जो कि यह शरीर में होते हैं, यह जो कि ऋणात्मक होती है और एनोड की ओर प्रवाहित होती है। डीएनए के पृथक में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलने से होता है।
मतलब डीएनए के पृथक्करण तो तोड़ ही दिया उसको, लेकिन उसमें डीएनए में क्या मिलने से होता है, उसमें क्या मिलेगा तो उसका अवक्षेपण हो जाएगा। 32 के द्रुत स्थितित एथेनॉल, उसको है जो कि द्रुत स्थितित एथेनॉल मिलने से है जो कि इसका ये क्रिया होती है, टूट जाती है, अलग बन जाती है। अब 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सूक्ष्म बनाने हेतु किया जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर क्या है कि डाईवैलेंट कैटायन, डाईवैलेंट कैटायन इसको कहते हैं, डाईवैलेंट कैटायन कहते हैं। 34 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है। जंतु कोशिकाओं के लिए संवाहक के रूप में क्या था, मतलब जंतु कोशिका, हम लोग जंतु हैं, जितनी मानव है सब जभी जंतु हैं, सभी जंतु कोशिका हैं, जितने जितने भी जीव है सभी जंतु कोशिका में आता है। उसके लिए संवाहक के रूप में, मतलब उसको कौन है जो कि इधर से उधर संवाहक के रूप में किया जाता है, तो उसके लिए है जो कि पक्ष विषाणु है, पक्ष विषाणु है, उसके लिए पक्ष विषाणु। 35 से कह रहा है, डीएनए के खंड का परपोषी जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं। डीएनए खंड हो जाएगा, डीएनए फिर से यहाँ खंडन कर रहा है, तो उसमें परपोषी जीवाणु जो कि खुद का नहीं है दूसरे पर आश्रित है, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी जीवाणु को क्या कहते हैं, तो रूपांतरण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो रूपांतरण, उसको रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 36 का है, उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है। उत्तक संवर्धन मतलब टिश्यू के लिए कह रहा है, टिश्यू के लिए उत्तम बनता है, सूक्ष्म परिवर्धन हो जाएगा, सूक्ष्म में छोटा छोटा, कहा है कि जितना भी शरीर है जो कि टिश्यू का ही बना होता है, टिश्यू बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जितने बड़े जंतु होते हैं उसमें अधिक टिश्यू होते हैं, जितने छोटे जंतु होते हैं उसमें कम टिश्यू होते हैं। बिना टिश्यू का शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है दोस्तों। अब आ रहे हैं 37 क्वेश्चन में, विभिन्न किस्मों के पौधे से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है। मतलब कि पौधे के अलग अलग प्रोटोप्लास्ट हैं, यानी प्रोटोप्लास्ट उसके पौधे में पाए जाते हैं जो उसके वर्णित लवक के रूप में काम करते हैं, उसके है जो कि अलग अलग प्रक्रम का क्या कहलाता है, कायिक संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कायिक संकरण, कायिक का संकरण, बी, इसका आंसर बी होगा 37 का। 38 का, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। बीटी जीव होता है एक, वो विष उत्पन्न कर सकता है, मतलब बीटा सेल, कोशिका सेल, ऐसे उसी बीटी जीव होता है, विष उत्पन्न करता है, विष उत्पन्न करता है। तो 38 के, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसका 38 का आंसर ए हो जाएगा। 39 से, किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। मतलब कि जीन है, जीन मतलब कि जीन है जो कि एक मानव में या कोई भी जीव जंतु में उसका रूप उसी रूप में परिणत हो जाता है, वो जीन होते हैं। जैसे किसी मतलब कि किसी पुरुष का या किसी भी महिला का अगर उनके पास 6 अंगुलियां हैं, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत उसी को कहते हैं, और उसमें अगर बच्चों में भी अगर 6 होंगे तो उनका जीन उनमें जाने के कारण उसका बच्चे में 6 अंगुलियां हुई। इसीलिए कह रहा है जीन द्वारा कुटपट प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, मक्का छेदक को नियंत्रण करता है। क्राई 1 AB, क्राई 1 AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्राई 1 AB, क्राई 1 AB हो जाएगा इसका। 39 हो गया। 40 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है। इंसुलिन कह रहा है जिसको मधुमेह रोग कहते हैं, जो कि मधुमेह रोग होने का कारण होता है कि ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाना, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना। इंसुलिन की पहचान करने के लिए अगर कोई भी मनुष्य या कोई भी जंतु या कोई भी मेमेलिया है अगर जिसमें इंसुलिन होती है, वह अगर यूरेन अगर निष्कासित करेगा तो उस समय उसको यूरेन में चींटियाँ, किसी छोटे छोटे जीव अगर लगना शुरू हो जाएगा तो समझ लेना उसको जो कि इंसुलिन हो गया। तो इंसुलिन है जो कि बीटा कोशिका से आता है, जो कि अग्नाशय पेनक्रियाज में इसका निर्माण होता है। इसीलिए कह रहा है इंसुलिन के लिए दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है जुड़ी होती है इसके डाई सल्फाइड बंधन के द्वारा, डाई सल्फाइड बंधन के द्वारा, मतलब 40 के सी होती है, डाई सल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ी होती है। 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजनन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिजनन जो कि मनुष्यों में रक्षा प्रदान करती है, प्रतिजनन पारस्परिक क्रिया पर संबंधित है। इलीसा इसको बोलते हैं इलाइजा, इलीसा को क्या बोलते हैं, तो इलीसा इलीसा को इलाइजा कहते हैं, हिंदी में इलाइजा कहते हैं, अंग्रेजी में इलीसा कहते हैं, अंग्रेजी में इलीसा कहते हैं, हिंदी में इलाइजा कहते हैं, हिंदी में इलाइजा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है, इम्फासीमा के निदान में होता है।
इम्फासीमा के निदान में होता है किसका, तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का होता है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का। 42 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्लभ मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। मलेरिया देखिए, मादा मच्छर को काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, लेकिन उसका है जो कि वाहक प्लाज्मोडियम है। लेकिन प्लाज्मोडियम में भी कई प्रकार के होते हैं, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम कहते हैं उसको, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम कहते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम कहते हैं उसको। चलिए आते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन रिंग बर्न दाद के लिए उत्तरदायी है। रिंग बर्न आप लोग जान ही रहे हैं, दाद खाज खुजली, जिसको रिंग बर्न प्रचार किया जाता है। रिंग बर्न उसे दाद खाज खुजली, या अगर कहा देगा गंजापन, तो वो भी वो कवक के कारण होते हैं, टिनिया कपेडिक्स नामक जीवाणु के कारण गंजापन होता है। 45वां कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है। यानी क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, सब बाकी सही 3 ऑप्शन होगा, एक गलत पूछ रहा है, एक गलत पूछ रहा है। 45 के डी और उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी यानी कि मतलब सब सही है, गलत वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसका सही सही होगा। यह प्रोटीन भी है, इंटरफेरॉन है, प्रोटीन है, इसका स्रवन विषाणु संक्रमित कोशिका में होता है। क्योंकि विषाणु में है जो कि प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन वह जीवाणु में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ये संक्रमित कोशिकाएं विषाणु संक्रमण से बचाती है, सब सही। निम्नलिखित में से कौन कोशिका प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है, प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है, तो बी लसिकानु, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का ये डब्ल्यू से में पाया था, बी लसिकानु है। इरा में टी एवं बी लसिकानु दोनों है, लेकिन यहाँ कोशिका प्रतिरक्षी में कह रहा है, सिर्फ सिंगल कोशिका के बारे में कह रहा है। अगर पूरे शरीर के बारे में कहा था तो टी लसिकानु जाते, सिर्फ कह रहा है कोशिका के बारे में प्रतिरक्षी है, तो बी लसिकानु होता, उसके लिए भी आ रहे हैं आप लोग को टी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करता है। निरोध को अस्वीकृत करता है या कोशिका मध्य प्रतिरक्षा, यानी देखिए आ गया, कोशिका के मध्य, कोशिका के बीच के लिए है जो कि प्रतिरक्षा करता है। 48 से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलेस्ट्रॉल में प्रचुरता में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में है जाके, जो कि माँ के दूध से मिलता है, माँ के दूध से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उसमें कौन सा प्रतिरक्षी होता है जो कि जीवाणु को आने नहीं देता, तो उसमें IgA होगा, IgA, IgA। अगर पूरे शरीर के है जो कि प्रतिरक्षा को है, तो IgE कर देना है, IgE। अगर खाली कह रहा है कोलेस्ट्रॉल माँ के दूध वाला में, तो IgA कर देना। हेरोइन क्या है, हेरोइन क्या है, हेरोइन एक प्रकार का डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, मॉर्फिन है जो कि हेरोइन चरस सब लोग जानते हैं, एक मॉर्फिन है जो कि नशीले पदार्थ है, हीरोइन एक मॉर्फिन है, नशीले पदार्थ है। कह रहा है इस आ गया एड्स, एड्स संक्रमित व्यक्ति में किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। टी लसिकानु, तो टी लसिकानु हो जाएगा, 50 के भी हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ आ गया स्पेशल, आ गया कोशिका के लिए, एलिसा के लिए वहाँ रहता तो अगर नहीं हो सकता था जो भी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है, अपने आप में वह स्व प्रतिरक्षा करता है, कौन करता है, अपने आप में स्व प्रतिरक्षा करता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि स्वयं प्रतिरक्षा का अपने बचा देता है। आर्थराइटिस है जो कि एक प्रकार का ऊतक ही है, एक प्रकार का टिश्यू है जो रूमेटॉइड के रूप में रहता है, जो कि स्वयं अपने रक्षा करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव में वृद्धि से रोकीफोर्ट चीज परिपक्व होता है। रोकीफोर्ट की होता एक कवक, कौन होता है, एक कवक, माफ करिएगा। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की है। पेनिसिलिन जिसकी खोज की है अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज किया है, पेनिसिलिन की खोज इसके है जो कि प्रभावी एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की है। 53 के सी हो जाएगा। इसके में अर्नेस्ट चैन और हर्बर्ट फ्लोरो, अर्नेस्ट चैन एवं हर्बर्ट फ्लोरो। 53 हो गया। 54वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 54वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन करता है। ब्यूटरिक अम्ल जो कि खट्टा होता है, जो कि मक्खन में पाए जाते हैं, जो कि दूध से निकाला जाता है, उस मक्खन में पाए जाते हैं। इसका है जो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम कहते हैं, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। इसका है जो कि फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C4H8। देखिएगा दोस्तों, लिखने में कठिनाई हो रही है। C4H8, चलिए इसका है जो कि यहाँ नीचे लिख देते हैं, C4H8O2 होता है। किसका, तो ये होता है तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम का ये सूत्र होता है, C4H8O2 होता है, C4H8O2 होता है।
55वां क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं। थक्का विस्फोटन के रूप में, जैसे लैक्टिक एसिड शरीर में जम जाएगा ना तो बहुत थकान महसूस होते हैं, उसी तरह है जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं। थक्का विस्फोटन कर रहा है, मतलब कि थक्का जमेगा लेकिन वो विस्फोट करेगा, अपने आप वो फट जाएगा, इसे स्ट्रेप्टोकाइनेजिन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता। मतलब कि एंटीबायोटिक जैसे दिखाने जाते होंगे डॉक्टर के यहाँ, इलाज करवाने जाते होंगे, तो किसी चीज़ के कोई बुखार भी लगाता है, एक दे दिए पैरासीटामोल दे दिए, उसके साथ एक एंटीबायोटिक दे दिए कि जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक किस में काम नहीं करता है, प्रभावी नहीं होता है। एंटीबायोटिक किस में काम नहीं होता, छपन एड्स में है जो कि कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, क्योंकि इसलिए काम नहीं करता एड्स में कि जो कि शरीर का है जो कि प्रतिरक्षा ही समाप्त होने चल जाता है एड्स हो जाने के बाद। जब प्रतिरक्षा रहेगा ही नहीं तो इसमें है जो कि काम करेगा ही नहीं, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, इसलिए जो कि उसमें कोई काम नहीं करता है एड्स में। चलिए चलते हैं 57 क्वेश्चन। सौर मंडल में पृथ्वी की संरचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी 4.5 से 4.6 अरब वर्ष, यानी इसको अंग्रेजी में बिलियन वर्ष पूर्व कहते हैं। 4.6 से 4.5 से 4.6 अरब वर्ष कहा जाएगा, या बिलियन वर्ष कहते हैं, यानी 57 के सी कहते हैं। 58 क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया था। यानी विकास कैसे होगा, मानव प्रजाति इतना कैसे बढ़ेगी, जीव जंतु कैसे, उसके लिए भ्रूण, छोटे छोटे भ्रूण भ्रूण होते हैं जो कि मानव में उससे बच्चा उत्पन्न होते हैं, भ्रूण समर्थन प्रस्तावित किया था। इसको लिए कहा था अर्नेस्ट हेकल ने कहा था, भ्रूण के लिए अर्नेस्ट हेकल ने कहा था। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी संरचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता। मतलब कार्य उसका भिन्न भिन्न हो, कार्य उसका भिन्न भिन्न हो लेकिन रूप एक ही हो, उसको उसको क्या कहा जाता है, तो उसके समजातता कहा जाता है। मतलब कि जात तो एक ही है, बस भिन्न भिन्न कार्य है, काम अलग अलग है, देखने में एक हो लेकिन काम उसका अलग अलग हो, देखने में काम। शकरकंदी और आलू किसके उदाहरण है। शकरकंदी आलू किसके उदाहरण, तो सम इसके इसके उदाहरण है तो कि अभिसारी विकास, इसी को है जो कि हम लोग कहते हैं समरूप अंक कहते हैं। अभिसारी विकास को हम लोग समरूप अंक कहते हैं। अब तो समझाता हो गया, इसको है जो कि अभिसारी विकास को है जो कि समरूप अंक कहते हैं। चलते चलते हैं 61वां को, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वरण का उदाहरण है। अपने आप वो प्राकृतिक वरण बनाता है, उसका उदाहरण कौन होता है। औद्योगिक मेलानिज्म, औद्योगिक मेलानिज्म, औद्योगिक मेलानिज्म। 62वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस शर्करा से टूटता है। नाइट्रोजन का क्षार है जो कि पेंटोस शर्करा से टूट जाता है, तो इसका है जो कि फास्फोडाइस्टर बंध, फास्फोडाइस्टर बंध होता है जो कि टूट जाता है। 63वां का, निम्नलिखित में से कौन थायमीन है। थायमीन जो विटामिन बी1 में पाया जाता है थायमीन, वह थायमीन के बारे में पूछ रहा हूँ। थायमीन इसका मतलब हो जाएगा फाइव मिथाइल यूरेसिल, फाइव मिथाइल यूरेसिल इसका होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं 64वां क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी होता है, क्योंकि हाँ, आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा अस्थायी होता है कि डीएनए शरीर में है जो कि पूर्णतः ये देख रेखता करता है डबल हेलिक्स मोडल। आरएनए है जो कि प्रोटीन का ही निर्माण करता है, प्रोटीन को ही तोड़ता है, इसका ज़्यादा की काम नहीं होता, लेकिन डीएनए की शरीर का पूरा काम होता है, इसीलिए इसके ज़्यादा अस्थायी होते हैं। 64 के डी हो जाएगा इसका उपयुक्त में से सभी, कि डीएनए का जो पूर्णतः काम होता है जो पूरे के पूरे डीएनए का ही है, इसका आंसर इधर मार देते हैं डी, उपयुक्त सभी। 65वां का, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संशोधित खंडों को जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। जितना भी डीएनए का कहा जाएगा ना, डीएनए का जैसा इसका शरीर में सबसे ज़्यादा योगदान डीएनए का ही होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेराज थर्ड जिम्मेदार नहीं है। देखिए आरएनए का पॉलीमेराज थर्ड जिम्मेदार नहीं पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। 66 का डी हो जाएगा। 67 क्वेश्चन के कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित नहीं है। जैसे कि गरेंगन मेंडल ने है जो कि ये दिए थे मटर के पौधे पर था, ए संकरण, द्विज संकरण, परत संकरण, स्वयं संकरण, ये सब इतना प्रकार का संकरण दिए थे, और कई एक संकरण दिए थे। उसमें कह रहा है कि संगम प्रयोग पर आधारित नहीं, उस पर आधारित नहीं है, तो स्वतंत्र आव्यूह नियम का नियम कह रहा है। स्वतंत्र, ये अपने आप में है, किसी पर निर्भर नहीं है। स्वतंत्र आव्यूह नियम ये अपने आप में है, किसी पर निर्भर नहीं है।
67 के बाद 68 क्वेश्चन के चलते हैं, 68वां क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। संतति यानी बच्चा का रुधिर वर्ग वो है, उसके माता पिता का रुधिर वर्ग हो सकता है। यानी बच्चा का वो है तो उसके माता पिता का क्या हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि अगर वो बच्चा का हो गया तो माता पिता में ए भी कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है। बच्चा के अगर ओ हो गया तो माता पिता में ए भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या हो सकता है, या ओ हो सकता है माता का, या पिता का हो सकता है, या पिता के ए हो सकता है तब माता के भी हो सकता है, या माता पिता दोनों में ओ हो सकता है, या पिता में ओ हो सकता है तब माता में बी हो सकता है, या पिता में बी हो सकता है तब माता में बी हो सकता है। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सही प्रकार का निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण है। XO प्रकार का लिंग का उदाहरण है तो टिड्डा में है, जो कि यह लिंग का निर्धारण स्पेशल नहीं होता। टिड्डा में 2 प्रकार के लिंग का निर्धारण होता है जो बता रहे हैं। टिड्डा में है जो कि पुरुष में सिर्फ X होता है, और टिड्डा के फीमेल में, मेल में, मादा में डबल X होता है। टिड्डा में सिर्फ यही लिंग निर्धारण चाहता है, पुरुष में X और मादा में डबल X होता है। इसमें बाई का कोई गुण विद्यमान नहीं होता। 70 क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन क्लाइन-फेल्टन सिंड्रोम का उदाहरण है। क्लाइन-फेल्टन सिंड्रोम का कहना है कि जो 47 मनुष्य में 46 होते हैं, लेकिन 47 प्लस X और वाई हो जाएगा तो इसको क्लाइन-फेल्टन सिंड्रोम कहते हैं। 46 के बाद एक बढ़ जाने के बाद डबल XY होता है, इसे क्लाइन-फेल्टन सिंड्रोम कहा जाता है। इसका है जो कि क्या होता है, कारण होता है तो एक्स क्रोमोजोम के अतिरिक्त प्रति, यानी एक्स क्रोमोजोम के जैसे एक्स दिख रहे हैं बढ़ रहे हैं, इसका अतिरिक्त प्रवृत्ति, इसमें भी एक्स 47 में भी एक्स बढ़ गया, इसमें भी एक्स बढ़ गया। 70 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। आप लोग के एग्जाम के व्यू से बहुत मेहनत करके बनाए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, जितना करिएगा मैं पूरे एग्जाम तक हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो लाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव का सबका जितना होता रहेगा उतना करते रहेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, तभी पूरा आपको हजम हो पाएगा दोस्तों, डाइजेस्टिव होगा। जय हिंद दोस्तों।